दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। बातचीत शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा ये दिखाना पड़ता है, तो हम ये दिखा रहे हैं। हमने दिखा के आपको फिर हटा भी दिया। अब आज की बात शुरू करते हैं। बिहार के परिणाम जो है वो सबको 2010 के परिणाम की याद दिलाते हैं। खैर 2010 में जेडीयू ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 115 अगर मुझे ठीक से याद है तो 115 सीटें जीती थी वो, और उस समय भी वो एनडीए के साथ मतलब कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, और उस समय भी दोनों की मिला के 200 के ऊपर सीटें आई थी। अब वो 2025 में वो चीज जो है वो दोहराई जा रही है, और दोहराई जाए उससे तो हम बात उस चीज को तो समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन का सफाया हुआ, वोट परसेंटेज की बात अगर हम करें तो वो अलग हो जाएगा मामला, लेकिन जो स्ट्राइक रेट हमको देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, और इवन एलजेपी का भी, वो अपने आप में बड़ा मतलब कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित है उनकी नींद हराम करके रखा हुआ है। हम तो खैर बहुत छोटे मोटे आदमी हैं इस बारे में, लेकिन हम भी जो है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के जो सेक्रेटरी साहब हैं, आप उनसे पहले मिल चुके हैं, दीपांकर जी। उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है उसका प्रदर्शन भी कमोबेश उसी 2010 के परिणाम से मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि 2020 में इस पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और उसके मुकाबले इस बार जो है वो जो सीपीआईएमएल जो है वो काफी लुढ़कती हुई नजर आ रही है। तो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। दीपांकर जी आप जानते हैं बड़े रैशनल व्यक्ति हैं, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी का परिणाम इस तरह से क्यों दिखा, और बिहार में जो महागठबंधन का वो एक मुख्य हिस्सा थे, तो महागठबंधन को उनके नजरिए से कहाँ क्या ठीक नहीं हुआ। तो ये छोटी सी बातचीत रहेगी। हम आप सबसे एक दरखास्त करेंगे कि आप कार्यक्रम देखना शुरू करें उससे पहले एक काम जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने साथियों से भी करवाएं। और ये बातचीत जो है अब आगे देखना आप हमसे हमारे साथ मिलके शुरू कर सकते हैं। दीपाकर जी का हम स्वागत करते हैं सर। हमने कहा था चुनाव के बाद आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर भूमिका आपने सुनी, पहले आप ही के पार्टी को लेकर बात करते हैं। आपने सही कहा, इस बार जो चुनाव परिणाम आया है बिहार में, इसकी तुलना 2010 से ही की जा सकती है। और 2010 में 206 सीट जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को आई थी, और उस समय कोई महागठबंधन नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल अलग लड़ा था, कांग्रेस अलग लड़ी थी, हम लोग भी अलग थे। और उस समय का जो परिणाम था, राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीट मिली थी, कांग्रेस को 4 सीट मिली थी, हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, और अगर पूरे लेफ्ट की बात करें सीपीआई को 1 सीट मिली थी। इस बार लगभग उसी का दोहराव देखने को मिला। हालांकि इस बार हम लोग गठबंधन में थे, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल 22 नहीं 25 पर है, कांग्रेस 4 नहीं 6 पर है, और लेफ्ट भी 1 नहीं 3 पर है। हमारी पार्टी के 2 और सीपीएम के एक साथ ही इस बार जीत पाए। ये जो चुनाव परिणाम है, जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी के लिए तो बहुत ही खराब प्रदर्शन इसको कहा जाएगा, क्योंकि लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीद करते हैं, हम सब कुछ उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की भी लहर चले, आंधी तूफान लहर जो भी चले चुनाव में, तो जो आंदोलन पर आधारित पार्टी है, विचार पर आधारित पार्टी है, मजबूत संगठन वाली पार्टी है, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदर्शन में एक सर्टेन लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो उस लेवल पर हम लोग नहीं खड़े उतरे इस बार। तो हमारे जो 2 सीट हम लोग जीत पाए हैं, 4 सीट में बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं, जिसमें 1 सीट तो 95 वोट से हारे, और शेष 3 सीट है जहां 3000 से कम मार्जिन से हमारी हार हुई।
तो कुल मिला के जो बिहार में परिणाम ये है, हमारी नजर में ये परिणाम अस्वाभाविक है, ये नेचुरल नहीं है, बिल्कुल अननेचुरल है। इसकी आप व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2010 में वो नीतीश कुमार सरकार के पहला टर्म था 5 साल के बाद, और उस समय बिहार में सरकार के पक्ष में एक माहौल था। 15 साल बाद अभी बिहार में बिल्कुल वैसा माहौल नहीं। इस सरकार को लेकर के लोग बहुत खुश है, ऐसी कोई बात धरातल पर नहीं है। 2020 का जो चुनाव था, आज से 5 साल पहले, उसमें ये सरकार बाल बाल बची थी, करीब करीब सत्ता से बेदखल होने की नौबत आ गई। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव, 1 साल पहले, पूरे देश की बात करें या बिहार की बात करें, तो उसमें भी हम लोग बिहार में भी 10 सीट जीते थे, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो अकेले अपना इंडिपेंडेंट बहुमत था वो चला गया था, 240 पर भाजपा को गई। तो वैसे में 2010 का रिपीट होना 2025 में, ये तो बिल्कुल ही ये हजम होने वाली बात नहीं है, बचाने वाली बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर हम लोगों को बहुत गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी, और इस जांच पड़ताल से 2-3 फैक्टर जो साफ दिख रहे हैं। एक नंबर पर तो मैं कहूंगा कि एसआईआर से बिहार के हर विधानसभा में 20-25 हजार वोटों का इधर उधर हुआ है। मतदाता सूची से नाम काटे गए, नए नाम जोड़े गए, तो कुल मिलाकर के हर विधानसभा में मतदाता सूची प्रभावित हुई है, और वो संख्या 20-25-30 हजार के आसपास है, और यही मार्जिन है लगभग ज्यादातर सीटों में चुनाव का। और एसआईआर में जब एसआईआर खत्म हुआ, उसके बाद 7 करोड़ 42 लाख मतदाता सूची थी, और जिस सूची के आधार पर चुनाव हुए ये 7 करोड़ 46 लाख, तो एकदम लास्ट मोमेंट पे भी 4 लाख और नए नाम जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसआईआर का बड़ा असर है। बहुत बड़े पैमाने पर इस चुनाव में भी एक तरीके से संगठित, जिसको आप फर्जी वोटिंग कहेंगे, कुछ एक जगह हम लोग इसको रोक पाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारा इलाका है जहाँ ये फर्जी वोटिंग हो गई, तो वो फर्जी वोटिंग को रोकना भी संभव नहीं। एक तो जो वोटर लिस्ट और वोटिंग के पूरे प्रोसेस है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो चुनाव से पहले 30,000 करोड़ रुपए की राशि का आपके 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच में, जिनको लाभार्थी कहा जाता है, खासकर जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं के बीच में 10-10 हजार रुपये खाते में, और ये चुनाव भी चलता रहा, खाते में पैसे भी पहुंचते रहे, और इसको चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। ये मान लिया गया कि एक ऑनगोइंग कोई स्कीम है और इसीलिए पैसे आ सकते। इसका असर बिल्कुल चुनाव में दिखा। जाहिर सी बात है कि हम हर पार्टी में जैसे हम अपना रिव्यू करेंगे, हमारी भी कुछ कमजोरी रही है, इसी तरह से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की भी, कांग्रेस की भी, कुल मिलाकर के जो हमारा गठबंधन और कैंपेन रहा, उसकी भी कुछ कमी आपको साफ दिखाई देगी कि कुछ चीजें हैं जिसमें और बेहतर ढंग से हम चीजों को कर सकते थे। तालमेल को लेकर के जितना समय हम लोगों का चला गया कैंपेन में, तो ये सब बातें हैं, लेकिन उससे वो मुझे लगता है वो सेकेंडरी फैक्टर है। अगर हम लोग ठीक भी कर लें, तब भी हो सकता है कि आप अगर 130 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती, तो उसको मान लीजिए हम लोग मान लेते कि चलो ठीक है, यही बिहार का यथार्थ है। लेकिन 130-40 नहीं, 200 से ऊपर, ये तो बिहार में कोई इसको स्वाभाविक नहीं मानता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कोई सड़क पर भी कोई लोग खुशी नहीं मना रहे हैं, नहीं तो 200 से इतना बम्पर जीत अगर एनडीए गठबंधन को मिली है, उसमें तो खुशी का विस्फोट होना चाहिए, इसका जश्न मनाया जाना चाहिए था। वो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये इसकी बाकी व्याख्या और बहुत सारी करनी होगी। इस पूरे चुनाव में ये परिणाम कैसे आया, इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूरे हमारा चुनाव प्रबंधन और जो चुनावी प्रशासन है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता की बात है
कि भारत में लोकतंत्र अगर इसी तरीके से विपक्ष रहित लोकतंत्र बन जाएगा तो लोकतंत्र बिना विपक्ष का तो हो ही नहीं सकता। तो विपक्ष रहित लोकतंत्र होता नहीं है, वो बिल्कुल एक तरीके से ऑक्सीमोरोन है, और इसीलिए ये सोचने वाली बात है। मैं दीपाकर जी आपको यहाँ पे फिर से एक बार जो है गुजरात का उदाहरण आपके सबके सामने रखना चाहता हूं। 2001 में नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर पैराशूट से लैंड हुए। उन्होंने केशुभाई को हटाया और वो उस गद्दी पे विराजमान हुए, और जब वो हुए तब भी केशुभाई के खिलाफ देश मतलब राज्य की प्रदेश की जनता के मन में कोई ना गुस्सा था ना कोई कड़वाहट थी। लेकिन वो भूकंप जो था हमारा कच्छ का भूकंप, उसको जो है बड़ा चढ़ा के हाईकमान के पास प्रस्तुत किया गया। खैर मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ लेता हूं। उसके बाद नरेंद्र भाई आए, उन्होंने 2001 में अक्टूबर महीने में अपनी कमान संभाली और वो चुनाव लड़ा गया फरवरी, उनका जो बाई इलेक्शन था वो लड़ा गया फरवरी 2002 में। 25 तारीख को वो बहुत कम मार्जिन से जीतकर जो है वो सीट पर वो मुख्यमंत्री बने, चुने हुए पहली बार अपने जीवन में। और 27 तारीख को हो रहा है गोधरा का साबरमती कांड। उसके बाद सितंबर 2024 में, उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं मतलब एक समय सारणी जो है वो एज अर्ली मतलब ब्रीफ में बताना चाहता हूं। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर गांधीनगर में हमला होता है, और मेरे ख्याल से दिसंबर में चुनाव था, और उसमें वो अगर मुझे ठीक से याद है तो वो 121 सीट लेके आए थे 2002 में। और कांग्रेस की हिंदुत्व के उस हरिकेन में भी कांग्रेस की 51 सीटें आई थी। 2002 की बात कर रहा हूं। आप देखिए उसके बाद क्या क्या होता है। 2007, 2005, 2002 से 2007 के बीच में मोदी साहब ने अपनी पार्टी के भीतर जो उनको बड़े जो लोग लगते थे कि उनको चैलेंज कर सकते हैं, उन सब का सफाया किया 2002 से 7 के बीच में। उसी दौरान जो है वो सादिक जमाल एनकाउंटर भी हुआ, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर भी हुआ, इशरत जहां एनकाउंटर भी हुआ, सबीर खान पठान एनकाउंटर भी हुआ, और ये सब दौर चला। 2007 के विधानसभा चुनाव में अगर मुझे ठीक से याद है तो कांग्रेस ने 59 सीटें जीती थी, 51 से बढ़कर हुई थी 59। 2012 के चुनाव में 2007 से 12 के बीच में मोदी साहब ने अपने पार्टी के भीतर उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन सबको समाप्त किया, तो उनका ध्यान जो है फिर पूरी तरह से फोकस हुआ कि कांग्रेस को अब कैसे खोखला किया जाए। यहां कभी तीसरा पक्ष मजबूत रहा ही नहीं है। एनसीपी कहने के लिए लड़ती रही, लेकिन एनसीपी का कोई वजूद नहीं रहा। 2007 से 2012 के बीच में कांग्रेस के कुछ बड़े लोगों की विकेटें जो है इन्होंने ले ली। 2012 में चुनाव हुआ तो फिर भी कांग्रेस जो 7 में 59 थी वो 2 सीट बढ़कर 61 हुई। सर आप समझ रहे हैं। और फिर उनका पूरा फोकस रहा 2012 से लेके 20 तक में कांग्रेस को पूरी तरह से खोखला कर दिया जाए। उनके हर एक नेताओं को जो कि जनता में अपनी पैठ रखते हैं, या तो खरीद लिया जाए या दबा दिया जाए या उन पर केस कर दिया जाए या कैसे भी करके उनसे कांग्रेस छुड़वाई जाए, और अपने लोग, अपने मॉल जो हैं वो कांग्रेस में रखे जाए। और वो सब पूरी तरह सफल तरीके से उन्होंने किया। और 2017 में आंदोलनों के चलते बड़ी मुश्किल से जीतने के बाद 2022 में ये पार्टी जो है अब वो 156, आप जैसे कह रहे हैं ना, वहां यहां भी कोई लोग, जब 156 सीटें आई दीपांकर जी, लोग स्तब्ध थे। लोग छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे वो स्तब्ध थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ मेरे परिचित है जो मैं जानता हूं कि जो चुनाव के तुरंत बाद सीआर पाटिल साहब के पास गए थे और कहा था कि भाई पार्टी के भीतर से ही हमको हराने का पूरा प्रयास किया गया और ये सीटें हम हार जाएंगे। और तब उनको ये कहा गया था कि आप चुपचाप रहिए, कुछ भी मत बोलिए, आप 50,000 से ऊपर की लीड से जीत रहे हैं। मुझे कैसे पता है? क्योंकि वो मेरे परिचित थे, काफी पुराने हैं, तो मुझे ये अंदर के डायलॉग पता है।
और 156 सीटें जो हैं, और इसी तरह बोल के लाई गई थी, तभी भी मोदी साहब ने, शाह साहब ने कहा था कि इस बार गुजरात का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा और उतनी सीटों के साथ हम जो है 150 प्लस जीत कर हम आएंगे 156 सीट के आगे। ऐसा कोई कारण नहीं था। उस समय भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे ना। इतने प्रचंड विजय के बाद गुजरात की जनता ने, अगर ये तो भाई जनता का विजय है ना, जैसे आपने कहा, ये तो प्रजा का विजय है, ये नागरिकों का विजय है। उन्होंने इतने सारे वोट दिए और उस पार्टी ने इतने अच्छा प्रदर्शन किया, तब तो बीजेपी को नहीं पटाखे फोड़ने चाहिए, बीजेपी को मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, तो लोगों को सड़क पे आना चाहिए, लोग जो है खुशियां मनाने चाहिए। सर सन्नाटा रहा, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं बिहार में भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताया कि ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और आज से नहीं, मैं गुजरात चुनाव से कह रहा हूं, पहले उससे पहले भी कहता था, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद तो खैर दौरान ही मैं मुख्य रूप से कह रहा हूं कि चुनाव लड़े नहीं जा रहे हैं, चुनाव डिजाइन किए जा रहे हैं। सर चुनाव डिजाइन किए, ये हम लोग डिजाइन इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसको काटने का। इसी को मोदी जी अब कह रहे हैं कि अब ये गंगा जो है बिहार से बंगाल बढ़ेगी, और हमें लगता है कि ये गंगा नहीं बह रही है, ये लोकतंत्र में उल्टी गंगा बह रही है। मतलब तो मैं ये कह रहा हूं सर कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रोसिटी है, ये जो हो रहा है, बिल्कुल ये पूरे देश के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एट्रोसिटी की जा रही है। तो इसका कोई काट आप लोग सोच रहे हैं क्या? मतलब एक देश के नागरिक होने के नाते भी और एक पत्रकार होने के नाते मुझे समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही हैं विद दिस रिजल्ट नाउ यू हैव इन योर हैंड। इसका कोई काउंटर भी तो अब आप देखिए, भारत में जो डेमोक्रेसी है वो एसेंशियली चुनावी लोकतंत्र है, क्योंकि इलेक्शन के बाहर बाकी बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अब कहते हैं जिसमें जनता की भागीदारी हो, जो 365 दिन का लोकतंत्र, तो 365 दिन वाला लोकतंत्र भारत में बहुत ऐसे ही कमजोर है। लेकिन चुनाव का एक लोकतंत्र था, चुनाव पर लोगों का भरोसा होता था, लोगों की भागीदारी होती थी। तो अगर धीरे धीरे ये चुनावी लोकतंत्र की जगह पर एक चुनावी तानाशाही इस देश में कायम हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर लोग इसको, जैसे आपने एसआईआर पर देखा, एसआईआर पर लोगों ने काफी जबरदस्त ढंग से रिएक्ट किया अपने वोट बचाने के लिए। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि ये इस चुनाव में भले मान लीजिए जो पैसे बटे या जो भी हो, थोड़ा उसका असर हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव में अगर लोगों की कोई भूमिका ना रह जाए और चुनाव जिसको आप कह रहे हैं कि एक तरीके से एक डिजाइन के हिसाब से बस एक इवेंट मैनेजमेंट हो जाए चुनाव का, तो मुझे तो लगता है कि इस पर भारत में निश्चित तौर पर जनता की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आएगी। और इसीलिए हमें लगता है कि हम लोगों को इसको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब चुनाव को छोड़ दिया जाए, और हमें लगता है कि आप चुनाव अगर छोड़ देंगे तब तो ये जो चाहते हैं कि मतदाता सूची से मतदाता बाहर हो जाए, चुनाव से पॉलिटिकल पार्टियां बाहर हो जाए, चुनाव का मैदान इनके लिए खाली छोड़ दिया जाए, तब तो जो ये चाहते हैं वो तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। हमें लगता है कि ये नहीं, हम लोगों को इस चुनाव के मोर्चे पर और बेहतर तरीके से इसमें जूझना होगा, चुनाव को एक बड़ा आंदोलन बनाना। अभी 2024 का चुनाव हमने देखा, तो 2024 के चुनाव में अगर एक वैसा परिणाम आ पाया महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कई राज्य में, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, निश्चित तौर पर राजस्थान में भी, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हमें इस दिशा में और तैयारी करनी चाहिए। एक चुनाव है जो बिल्कुल हमारे खिलाफ गया है, और बिहार में तो लोग तो अनुभव से सीखते हैं, लोग इसी अनुभव से गुजरेंगे और ये सवाल निश्चित तौर पर खड़ा होगा। हमें तो लगता है कि हम लोगों को धीरज के साथ और लोगों को साथ लेकर के इस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा और इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन। देखिए, कुल मिला के जो मुद्दे थे इस चुनाव, वो मुद्दे रोजगार के थे, पलायन का सवाल था, लेकिन कुल एक ऐसी बात आ गई कि भाई हावी जो हो गया कि भाई नीतीश कुमार का क्या हो, तो नेता नीतीश कुमार, उनका भविष्य क्या होगा, मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, भाजपा वाले उनको किनारे करना चाहते हैं, तो ये नीतीश कुमार इस चुनाव का एक मुद्दा बन गया। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जब मुद्दा बन गए तो सरकार की नाकामी
ये रोजगार का सवाल, बहुत सारे सवाल पीछे चले और तात्कालिक तौर पर ये जो कुछ पैसे लोगों को मिले हैं वो कुछ थोड़ा लोगों के गुस्से को, नाराजगी को कुछ कम किया और इसके चलते शायद ऐसा परिणाम देखने को मिला जहां जनता दल यू उसका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है और जनता दल यू का अगर ज्यादा प्रदर्शन हुआ है अच्छा, तब तो बीजेपी को भी उससे फायदा हुआ, ज्यादा फायदा। बीजेपी जनता दल यू से भी बेहतर प्रदर्शन उसने किया। लोक जनशक्ति पार्टी जिसका पिछले विधानसभा में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था, उसका भी अच्छा प्रदर्शन हुआ। तो कुल मिलाकर के पूरे एनडीए गठबंधन के कोई भी पार्टी कमजोर नहीं रही, सभी पार्टियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और एनडीए का इतना अच्छा प्रदर्शन जो इसके बारे में हमने कहा कि अननेचुरल है, इसकी व्याख्या करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। उसके चलते इधर अक्रॉस द बोर्ड सभी पार्टियों का हमारा प्रदर्शन जो अब पिछली बार 19 में हम 12 जीते थे, हम सीधे 20 में आ गए 2 पर। कांग्रेस पार्टी जो 60 सीट लड़ रही थी वो 10% 6 पर आ गई। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल भी जो 143 सीट लड़ रही थी, 143 सीट के चलते उसका वोट शेयर अभी भी सबसे ज्यादा है क्योंकि सीटें ज्यादा थी, लेकिन कुल मिलाकर के सीटों की संख्या और ये हमारा जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसमें वोट और सीट में अक्सर कोई रिश्ता नहीं रहता। बहुत कम वोट ला करके आप सीट जीत सकते हैं, बहुत ज्यादा वोट ला करके अगर वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा हो तो आप सीट हार भी सकते हैं, इसलिए सीटें बहुत उसकी कम है। तो जो परिणाम सामने है वो सबके सामने है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा बिहार के लिए चौंकाने वाला परिणाम है, देश के लिए चौंकाने वाला परिणाम है। लेकिन हमें तो लगता है कि बहुत देर नहीं होगी, लोग जल्दी बिहार में जो नॉर्मल जिसको हम कहेंगे वो नॉर्मल सी लौट आएगी और सारे मुद्दे जो बिहार के हैं मुद्दे गायब नहीं हो गए। जो रोजगार का सवाल है, गरीबी का सवाल है, कर्ज का सवाल है, पूरे बिल्कुल यहाँ विधि व्यवस्था वो एकदम इस समय चौपट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो सारी बातें बिहार की जो धरातल पर है वो फिर सतह पर बिल्कुल फिर आ जाएगी और लगता है कि आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा। सर एक सवाल मुझे पूछना है आपसे कि बात आपने बिल्कुल सही कही, ये था कि भाई क्या नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, क्या उनको जबरन रिटायरमेंट दिलवाया जा रहा है वगैरह वगैरह, और आपने देखा कि चलिए उनकी भी गजब का स्ट्राइक रेट और गजब की उनकी सीटें आई। अब सर मैं कल से देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जेडीयू की ओर से मैं ना कोई निवेदन देख रहा हूं, ना कोई मुझे वीडियो बाइट दिखाई दे रही है, ना मुझे कोई पढ़ने में आ रहा है। वहां क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो यहाँ दूर बैठे हैं। कोई हमने तो देखा कि ट्विटर पर कोई पोस्टर आ गया था जिसको विड्रॉ कर लिया गया, डिलीट कर दिया गया, बाहर कुछ आया कि टाइगर जिंदा है और उसके बाद फिर पोस्टर डिलीट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या इसका मतलब है वो तो एक आध दिन में पता चल जाएगा बिल्कुल, लेकिन अभी तत्काल में लगता है कि जो ओवरऑल रिजल्ट है उस रिजल्ट से तो लोग बिल्कुल हैरान है, हैरान करने वाला रिजल्ट है और जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत बीजेपी अब बड़ा भाई बन गई ना, जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे यहाँ हो गया। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। शिंदे साहब को कुछ महीने कुछ समय तक जो है उन्होंने पद दिया, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव हुआ और शिंदे साहब पीछे चले गए और सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी। तो यहाँ भी वही हाल है कि यहाँ बड़ा भाई बीजेपी और जदयू, हालांकि जदयू में अंदर से भी काफी बदलाव है, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी और जदयू एक ही लेवल पर है। चुनाव लड़ने में भी 101 दोनों एक ही लेवल पर पार्टियां थी और रिजल्ट में भी मेरे ख्याल से 89 और 84 या 85 ऐसा ही कुछ है। तो बहुत ज्यादा लोगों में कोई अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अभी भी लोगों में अंतर नहीं है। अंतर जहां हो जाता है वो लोक जनशक्ति पार्टी को जोड़ने के बाद, क्योंकि वो घोषित तौर पर मोदी जी के कहते हैं कि अनुमान है, तो लोक जनशक्ति पार्टी या जो अन्य पार्टियां भी है, जीतन राम मांझी जी की या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, वो बीजेपी के ज्यादा करीब है और जनता दल यू के साथ उतने अच्छे उन लोगों के रिश्ते नहीं है। तो खैर, लेकिन कुल मिलाकर के इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन, पूरे गठबंधन का ही जबरदस्त चौंकाने वाला प्रदर्शन रहा और उसका सीधा परिणाम ये निकला कि इधर जो इंडिया का गठबंधन है पिछली बार से बड़ा था और हम उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर बिहार में सुधार आएगा, कुछ सुधार आया
लेकिन जैसे दक्षिण में अब शाहाबाद को देखेंगे, पिछली बार शाहाबाद में 4 जिलों में 22 सीट, 22 में परिणाम था कि हम लोग 20 पर जीते थे और 2 सीट पर एनडीए गठबंधन। इस बार पलट गया, इस बार 2 सीट हमारे हिस्से में आए हैं, 1 सीट पर हम लोग जीते हैं, 1 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, और 20 सीट जिसमें ऐसी ऐसी सीटें हैं, 1 सीट पर हम लोग 95 वोट से हारे, 1 सीट से राष्ट्रीय जनता दल 27 वोट से एक राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव हारे। तो ये तो पूरी स्थिति है, पलट दिया गया है, पूरा पलट गया दक्षिण बिहार में, खासतौर पर शाहाबाद। उत्तर में थोड़ा बहुत सुधार हुआ लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। एक एमआईएम का भी प्रदर्शन काफी चौंकाने वाला रहा है। पिछली बार तो 5 सीट थी एमआईएम पार्टी के पास, इस बार लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन फिर उन्हीं 5 सीट पर एमआईएम की जीत हुई है और अन्य काफी सीटों पर भी काफी अच्छे वोट मिले। और मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है वो बड़ा सवाल बन के उभरा, और जिसका परिणाम ये निकला कि कुल मिलाकर के रिप्रेजेंटेशन तो घट गया। ये पहला चुनाव है जहां टोटल जीते हुए मुस्लिम उम्मीदवारों की, विधायकों की संख्या सिर्फ 11 है। 243 की विधानसभा में सिर्फ 11, और ये तो होना ही है। अगर बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी तो बीजेपी के पास तो एक भी उम्मीदवार नहीं था, जदयू के एक उम्मीदवार वो मुश्किल से जीत पाए। तो कुल मिलाकर के जो सरकार है अभी, इतने भारी बहुमत वाली सरकार, उस सरकार में मुस्लिम विधायक की संख्या सिर्फ एक है, और इधर एमआईएम के पास 5, बाकी कांग्रेस और के पास 2, राजद के पास 3। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन का सवाल चुनाव में बड़ा सवाल बना, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई उससे रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा नहीं, रिप्रेजेंटेशन घटा। और पहली बार मेरे ख्याल से बिहार में 5% से भी कम मुस्लिम कम्युनिटी का रहता है, जिस कम्युनिटी की आबादी 16% है, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो 5% से भी कम संख्या में आ गई, जो निश्चित तौर पर बिहार के लिए पूरे संतुलन को बिगाड़ने वाली बात है और अच्छी बात तो नहीं है लोकतंत्र। सिर्फ आखिरी बात पूछ रहा हूँ सर आपसे कि क्या आपको बतौर पॉलिटिकल पॉलिटिकल पर्सनालिटी एंड बीइंग इन द पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक थर्ड पर्सन के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, ये जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन में ये आपको लगता है कि नीतीश सीएम बन पाएंगे? एज एन ऑब्जर्वर मैं पूछ रहा हूँ आपसे राजनीति के, या कुछ गड़बड़ चल रही है? मेरे ख्याल से अगर नीतीश जी को ये लोग किसी तरह से कह करके अगर वो खुद ही किसी और दूसरे का नाम प्रपोज कर दे, जैसा उन्होंने 2020 में सुनते हैं कि इच्छा जाहिर की थी, तो अगर नीतीश जी खुद किसी भी कारण से खुद ऐसा प्रपोजल दे, तब ये संभव है कि कोई और मुख्यमंत्री बने। अदरवाइज मेरे ख्याल से नीतीश जी बनेंगे और कम से कम कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस बार बीजेपी नीतीश जी अगर बनेंगे तब भी वो बीजेपी के शर्तों पर ही बनना होगा और बीजेपी के शर्तों पर ही उन्हें चलना होगा। बीजेपी का जो दबाव है वो बढ़ गया है। कोई भी पॉलिटिकल ड्रामा देखने की कोई गुंजाइश है या नहीं? मुझे इसमें तो कोई ड्रामा के लिए कोई जगह तो दिख नहीं रही है। जो जिस तरीके के नंबर्स है वो नंबर्स काफी टाइट है, तो इसलिए बहुत नीतीश जी के लिए भी कोई ना तो इधर उधर करने की कोई जरूरत है और ना ऐसे करने की कोई स्थिति उनके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करूंगा कि चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी पॉलिटिकली रैशनल और बड़ी तर्कबद्ध बात आपसे कर सकता हूं मैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमारे दर्शकों को भी। मैं समय समय पे आपको आमंत्रित करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वक्त निकालते रहेंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बिहार फिर एक बार जो स्वाभाविक बिहार की स्थिति है उसी पटरी पर आ जाए। एक एबनॉर्मल चुनाव का रिजल्ट इससे उभर जाए जल्दी। थैंक यू। और सर मैं उम्मीद करता हूं हमारे देश के करोड़ों लोगों के तरफ से कि पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में है वो कोई तरीका, कोई तोड़ या कोई काट निकाले, जिस तरह से ये चुनाव ऑर्केस्ट्रेटेड हो रहे हैं, डिजाइंड हो रहे हैं, और मैं कहता हूं कि उसके बाद फिर जो है वो छीने जा रहे हैं,
उसको रोकने का और सही रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया जाए, उसमें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही कुछ कर सकती है, तभी तो लोग कुछ, उनको अगुवाई तो वही लोग करते हैं, आप ही लोग करते हैं। तो आप लोग ऐसा कोई तोड़ निकाले, ये आपसे उम्मीद रखता हूं, और मुझे लगता है कि देश की जनता भी रखती है आप सबसे। तो बस ये आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये दीपाकर जी थे, आपने ये बातचीत सुनी। इस पर आपकी क्या राय बनती है, क्या आप कहना चाहते हैं, वो आप हमको कमेंट के जरिए लिख के जरूर से बताइए। और अगर आपको लगा कि ये चर्चा सार्थक है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक जो है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और ये मंच आप ही का है। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया राह ना देखें, है ना, आप तुरंत इसको, वो जो बेल का बटन है वो दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास के लोगों से भी, अपने साथियों से भी करवाएं। ये आपसे छोटी सी विनती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।